हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष है एंड आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो की एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। भले ही टॉपिक छोटा सा है बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस इस पर पुट हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से समझें। व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये पार्ट है सीएनएस का और स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये काम करता है ताकि वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस को ये मैनेज कर सके। अब ब्रेन को हमने मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहा है तो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है। बोनी बॉक्स या फिर कह लीजिए बोनी आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, CRANIUM, या फिर हम इसको स्कल भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है रखा हुआ होता है। इसके चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, जो कि कुशन का काम करता है ब्रेन के लिए। एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है और मेंटेन करता है केमिकल बैलेंसेस को। एनसीईआरटी में क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन का काम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का होता है? ऑब्वियसली नॉट, वी आर द थिंकिंग बींग्स। हम सोचने वाले प्राणी हैं तो हर काम को सोच और समझ के भी करेंगे। जैसे कि टॉकिंग है, वॉकिंग है, या फिर कोई भी क्लैपिंग करना है, कुछ भी है तो हम इसमें डिसाइड करते हैं हमें करना है या नहीं करना है। यहाँ पे आगे मेंशन है, थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स और कनेक्शंस थिंकिंग के जो हैं ब्रेन में जाके कॉन्सेंट्रेट करते हैं और एक साथ फंक्शन करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि पूरी बॉडी में से जो न्यूरल कनेक्शंस आ रहे हैं वो सारे मर्ज हो रहे हैं, एक जगह आके मिल रहे हैं ब्रेन में। फिर यहाँ पे आगे मेंशन कर रहा है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। 6.3 डायग्राम जो ब्रेन का है उसकी बात कर रहा है, इसको हम आगे देखते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और एक जगह आके मर्ज कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि हम उसको प्रोसेस कर सके और समझ सके कि करना क्या है। अब जितने भी हम एक्शंस करते हैं, सोचकर जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, ये सारे के सारे क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस हैं जिनमें हमें थोड़ा सोचकर डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या है, हमारा ब्रेन और जो हमारी मसल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन होना जरूरी होता है ताकि मैसेजेस को रिसीव किया जा सके, यानी इनपुट और आउटपुट का काम किया जा सके। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू द मसल्स। ये दूसरा ऐसा तरीका है जिसमें नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है, यानी बात करता है मसल्स के साथ। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन काम है, कौन इजी बनाता है इसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें CNS और पूरी बॉडी के जो अलग पार्ट्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन ये PNS देता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि कंसिस्ट करता है यानी रखता है क्या, क्रेनियल नर्व्स को, जो कि कहाँ से आ रही हैं, ब्रेन से। और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कहाँ से आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। अब इसमें आगे मेंशन है, द ब्रेन thus allow us to think and take action based on that thinking। मीन्स यहाँ पे ब्रेन हमें एक तरीके का फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको एक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सोचिए ये कितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है कि डिफरेंट पार्ट जो हैं ब्रेन के किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है कि पहले पूरी बॉडी से गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, ब्रेन तक लेके जाएंगे, फिर एज एन आउटपुट पूरी बॉडी में वापस लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि भाई तू अपना काम ये संभाल, तू अपना काम ये संभाल। तो यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। नाउ वी स्टार्ट विद द फोर ब्रेन, इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन।
It has region which receive sensory impulse from various receptors. Separate areas of forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on. तो सोचने का काम किसका है? फोरब्रेन का है। और इसके साथ साथ इसके कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स भी हैं फोरब्रेन के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड हैं, यानी काम कर रहे हैं। हियरिंग का कर रहे हैं, स्मेल का कर रहे हैं, देखने का कर रहे हैं, और काफ़ी तरीके के और भी काम है जो फोरब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं। आगे क्या मेंशन है, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as the information that is already stored in the brain. इसको मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ एग्जैक्टली कह क्या रहा है। हमारे दिमाग में अलग अलग एरियाज हैं जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस किया जाता है और उन इंफॉर्मेशंस के साथ प्रोसेस किया जाता है जो बाकी के रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। साथ ही साथ उन इंफॉर्मेशंस के साथ भी प्रोसेस किया जाता है जो हमारे माइंड में यानी दिमाग में ऑलरेडी फीडेड हैं, लाइक पुरानी यादें टाइप। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है उन इंफॉर्मेशंस के साथ जो बाकी के रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं। तो पहले इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कनेक्टिंग व्हाट यू सी विद व्हाट यू हियर, यानी जो आप देख रहे हैं उसको कनेक्ट करना जो आप सुन रहे हैं। सेकंड पॉइंट है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को उनके साथ भी प्रोसेस किया जाता है जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फीडेड हैं, जैसे कि पुरानी यादें। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए आप किसी पर्सन से 2 बार ऑलरेडी मिले हुए हैं। अब आप जब उससे थर्ड टाइम मिले तो आप मैच करेंगे अपने विजुअल इनपुट को अपनी मेमोरी के साथ, यानी आपकी विजुअल इनपुट क्या है जो आप देख रहे हैं और जो मेमोरी में आपकी ऑलरेडी फीडेड है जो आप पहले 2 बार मिल चुके हैं, तो उनको आप मैच करेंगे। तो ये सेकंड एग्जांपल जो है आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, और ना हुआ तो प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें मेंशन है, पहले रीड कर लेते हैं दोबारा। However, certain sensations are distinct from seeing and hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of a center association with the hunger, which is a separate part of the forebrain. इसका मतलब ये है कि कुछ सेंसेशंस हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं उन वाली सेंसेशन से जो देखने और सुनने में काम आती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, अब हमें नहीं खाना है। तो ये पता चलता है एक सेंटर से जिसका नाम है हंगर सेंटर, जो कि फोरब्रेन का एक पार्ट है जो ये बताता है कि हमें अब भूख नहीं है, हमें अब नहीं खाना है। तो इस हंगर सेंटर का नाम हाइपोथैलेमस है जो डिसाइड करता है भूख लगने के लिए। नाउ वी सी अदर यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सेस। इस पैराग्राफ को हम कवर करेंगे, दोनों पैराग्राफ्स को। फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है हम उसको डिटेल में देखेंगे, उसके पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में हम उन रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे जो थिंकिंग टिश्यूज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट्स, इसमें थिंकिंग काम नहीं करती। ऐसा नहीं आपने सोचा हार्ट रुक जाए, नहीं, यहाँ पे हार्ट लगातार चलता है। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारी मनपसंद कोई खाने की चीज़ रखी है तो उसको देख के मुंह में पानी आना, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड इज ब्रीथिंग, यानी आप अपनी सांस को कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए तो कंट्रोल में कर सकते हो, बट बहुत देर तक आप इसको नहीं रोक सकते। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है ऐसे रिफ्लेक्स का। फोर्थ एग्जाम्पल है पाचन क्रिया यानी डाइजेशन, जो हमारे हाथ में नहीं है रोकना। ऐसा नहीं है आपने सोचा कि भाई मेरी डाइजेशन रुक जाए और आपने रोक ली। डाइजेशन भी एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो ऐसी मूवमेंट्स मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। ऐसी ही कुछ और भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं या एक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन यानी थूक का बनना,
वॉमिटिंग, ये सारी कंट्रोल होती है मेडुला के थ्रू, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है। ये लाइन एनसीईआरटी के 104 पेज पे मेंशन है, ये रही, आप एक बार देख लेना इसको। हम अपने काम को और ज़्यादा फाइन और स्मूथ बनाने की अगर बात करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पर चलना, बाईसाइकिल राइड करना या पेंसिल उठाना, तो ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन की नीड रहती है। तो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट सेरिबेलम इस चीज़ को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को। सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि अगर सेरिबेलम अपना काम करना बंद कर दे तो एक्यूरेसी लेवल काम करने का ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा और हम हर काम में एरर क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन पर चलना, हमें बहुत ध्यान लगाकर हर एक मसल को कमांड देना पड़ेगा कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है, कैसे चलना है, तो हमारा बैलेंस लूज होगा और मूवमेंट में भी एरर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सेरिबेलम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फाइन पोस्चर, बैलेंस और बहुत ही प्रिसीजन लेवल पे वॉलंटरी एक्शंस को मैनेज करता है। ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है जिसके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, तो इसको बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा जाता है। तो बॉडी को इस कदर डिज़ाइन किया गया है कि ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स के अंदर बैठा हुआ होता है। इस बोनी बॉक्स को क्रेनियम कहते हैं। अब इसके अंदर ब्रेन के चारों तरफ एक लिक्विड बैलून होता है। उस लिक्विड का नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। फर्दर जब आप अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और बैक में मिडल की तरफ टच करेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड और बम्पी सा स्ट्रक्चर फील होगा, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन बोलते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। हम इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, और छोटा सा ही टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। So far we have been talking about nervous tissue. हम पूरे चैप्टर में नर्वस टिश्यूज़ के बारे में काफ़ी जगह हमने ये पॉइंट को पढ़ा है, तो कि कैसे ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, कैसे सेंड करता है पूरी बॉडी में, कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है इन्फॉर्मेशन की, और फाइनली ये कैसे मसल्स तक ये पूरा एक्शन जाता है। सिंपल भाषा में ये बोल रहा है कि जब भी एक्शन या मूवमेंट की बात आएगी तो मसल टिश्यूज़ को अपना फाइनल जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसने क्वेश्चन करा है हाउ डू एनिमल मसल्स मूव। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव। इसने यहाँ पे बताया मसल फाइबर तो मूव करेगी, नॉर्मल सी चीज़ है, बट हाउ डज द मसल सेल्स मूव। लेकिन मसल सेल्स कैसे मूव करेंगी, यानी एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे पहुंच गया। मसल फाइबर तक तो ठीक था, बट मस्कुलर लेवल पे यानी सेल्स के लेवल पे कैसे काम करेगा, तो अब वो ये बताएगा। सेलुलर लेवल पे मसल सेल्स कैसे मूव करती हैं, बाय चेंजिंग देयर शेप, और मसल्स को शॉर्टर कर देती हैं, मींस कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप। इसका आंसर कहाँ है, सेलुलर कंपोनेंट की केमिस्ट्री में, यानी हम और ज़्यादा माइक्रो लेवल पे आ गए हैं। सेल के भी अंदर जिन जिन चीज़ों से सेल बना हुआ है उनके बीच में कुछ केमिस्ट्री बन रही है, जिसकी वजह से सेल जो हैं चेंज कर पा रहे हैं अपनी शेप को। तो वो ऐसी चीज़ क्या है जिसकी वजह से शेप चेंज हो पा रही है। यहाँ पे आगे लिख रहा है ये कि मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब जैसे ही एक नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा तो जो स्पेशल प्रोटीन है उसका शेप और अरेंजमेंट विद इन अ सेल चेंज होगा, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाएगी उस सेल की। इसमें आगे क्लियरली मेंशन है व्हेन दिस हैपन्स न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म। मीन्स शॉर्टर फॉर्म का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कौन, मसल सेल्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है
Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between these would be? मतलब ये वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इसने यहाँ पुट किया है। मैं कुछ डिफरेंसेस यहाँ क्लियर कर देता हूँ बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं वो बाय विल कंट्रोल होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग एंड क्लैपिंग। और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होते हैं, मींस उसमें आपके विल की नीड नहीं होती, वो अपने आप चलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट बीट्स यानी दिल का धड़कना, डाइजेशन, ब्रीदिंग, ये सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई होप आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। देन हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सेरिब्रम टॉप फ्रंट की तरफ होता है, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इसके फंक्शंस हैं थिंकिंग, मेमोरी से रिलेटेड और वॉलेंट्री मूवमेंट्स को मैनेज करना। नाउ द थैलमस ब्रेन के सेंटर में होता है और इसका काम है इनकमिंग सिग्नल्स को सेरिब्रम तक पहुंचाने का। नाउ द हाइपोथैलमस, इसका काम है हंगर को कंट्रोल करने का यानी भूख को, थ्रस्ट को यानी प्यास, टेम्परेचर कंट्रोल करना और हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम है। अब हम ओवरऑल फंक्शंस की बात करते हैं फोर ब्रेन के। ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि जो हमें आइज से हमें जो विजुअल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, स्किन और ईयर से जो हमें सेंसरी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं उनको इंटरप्रेट करने का काम फोर ब्रेन का ही होता है। थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस, मूड, मोटिवेशन, ये सबको रेगुलेट करने का काम फोर ब्रेन का है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी इसी पार्ट के थ्रू हैंडल किया जाता है। नाउ द मिड ब्रेन, ये कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आई की मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, और प्यूपिल और आई लेंस का एडजस्टमेंट ये मिड ब्रेन के थ्रू ही होता है। ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करना, रेगुलेट करता है कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस को, पेन को रेगुलेट करना, ये सारे काम मिड ब्रेन के हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन, जिसका काम है इनवॉलेंट्री इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करना। ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। इसमें जो मेडुला है उसका काम है हार्ट बीट्स को कंट्रोल करने का, बीपी को कंट्रोल करना, स्नीजिंग कंट्रोल करना यानी छींकना, स्वेलोइंग यानी निगलना, ये सारी चीज़ें मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है पॉन्स, जो कि ब्रिज का काम करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। ये कंट्रोल करता है स्लीप को यानी नींद को, ब्रीथ को रेगुलेट करता है और फेशियल सेंसेशंस को भी ये कंट्रोल करता है। लास्ट पार्ट है सेरिबेलम, जो कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, मसल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और एंश्योर करता है स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट मिले। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, दैट इज सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। Next question is, largest part of human brain is cerebrum. Next question, which part of the brain is known as master of coordination, that is cerebellum. Now some long questions. Explain how brain is central information processing organ. Second, main 3 parts of brain and their functions. Third,
difference between cerebrum and cerebellum. Fourth one is the last. Describe the structure and function of different parts of human brain. आई होप आपको ये ह्यूमन ब्रेन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा. इफ़ 1% कोई डाउट है इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.